नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सवाल की तह में जा रहे हैं। एक पाठ्यक्रम जो अक्सर कागज पर लिखा होता है, स्कूल की चार दीवारी के अंदर जिंदा कैसे होता है? कैसे वो महज कुछ निर्देशों का पुलिंदा ना रहकर सीखने सिखाने की एक जीती जागती प्रक्रिया बन जाता है? इस पड़ताल के लिए हमारे स्रोत हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ज्ञान और पाठ्यचर्या खंड 3 की इकाई 9, 10 और 11। ये इकाइयां इसी बात पर रोशनी डालती हैं कि स्कूल में पाठ्यक्रम से जुड़ाव कैसे बनता है, उसे असल में लागू कैसे किया जाता है और इस सब को दिशा देने में नेतृत्व की क्या भूमिका है। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि स्कूल का पूरा माहौल, शिक्षक, छात्र, यहाँ तक कि इमारत भी पाठ्यक्रम को कैसे आकार देते हैं और उससे कैसे जुड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये खोज। सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम सहभागिता की। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कक्षा में शामिल होना, लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ इतना ही है? नहीं नहीं, इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। जैसा कि इन इकाइयों में समझाया गया है, पाठ्यक्रम सहभागिता एक निष्क्रिय गतिविधि नहीं बल्कि एक सक्रिय और कह सकते हैं बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ ये शामिल नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, बल्कि ये भी कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, किस माहौल में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, स्कूल का अपना एक दर्शन होता है, एक संस्कृति होती है, एक खास तरह का वातावरण होता है। ये सब मिलकर तय करते हैं कि छात्र और शिक्षक पाठ्यक्रम से कैसे जुड़ते हैं। असल मुद्दा यह है कि पाठ्यक्रम को छात्रों के अनुभवों, उनकी जिज्ञासाओं और उनके आसपास के समाज से कैसे जोड़ा जाए। ये जानकारी थोपना नहीं बल्कि मिलकर ज्ञान रचने जैसा है। यानी स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि वो पूरा माहौल है जहां ये सब होता है। पर क्या स्कूल की भौतिक चीजें जैसे क्लासरूम, लाइब्रेरी, खेल का मैदान भी इस सहभागिता में कोई भूमिका निभाती हैं, या ये सिर्फ जगह हैं? नहीं, ये सिर्फ जगह नहीं है, ये सीखने के औजार हैं, आप कह सकते हैं। सोचिए, एक हवादार रोशनी वाली कक्षा चर्चा को प्रोत्साहित कर सकती है। एक अच्छी प्रयोगशाला रटने की जगह करके सीखने का दरवाजा खोलती है। हाँ, ये तो है। खेल का मैदान सिर्फ शारीरिक वर्जिश की जगह नहीं है। वहां बच्चे टीम वर्क, अनुशासन और हार जीत का सामना करना सीखते हैं। ये सब भी तो पाठ्यक्रम का हिस्सा है, भले ही अलिखित हो। हाँ। और पुस्तकालय, एक अच्छी लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का गोदाम नहीं होती। वो बच्चों को खुद से खोजना, सोचना और अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान बढ़ाना सिखाती है। तो हाँ, स्कूल का भौतिक ढांचा पाठ्यक्रम को जीवंत बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये बात तो समझ आती है कि जगहें सीखने में मदद करती हैं, लेकिन आपने स्कूल की संस्कृति और माहौल की बात की। इसका क्या असर होता है? ये कैसे सहभागिता को प्रभावित करता है? इसका असर शायद भौतिक चीजों से भी ज्यादा होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्कूल की जहां बच्चों को सवाल पूछने पर झिड़का नहीं जाता, जहां गलतियां करने को सीखने का हिस्सा माना जाता है, जहां हर बच्चे को महसूस होता है कि उसका सम्मान है और उसकी बात सुनी जाती है। ऐसे माहौल में बच्चा खुलकर पाठ्यक्रम से जुड़ेगा, अपनी शंकाएं रखेगा, नए विचार आजमाएगा। इसके उलट अगर स्कूल का माहौल डर या बहुत ज्यादा सख्ती का है तो बच्चे शायद चुपचाप सुन लेना ही बेहतर समझेंगे। उनकी रचनात्मकता दब सकती है और यहीं पर शिक्षक की भूमिका असाधारण रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षक की भूमिका, हाँ, आमतौर पर हम उन्हें पढ़ाने वाला ही मानते हैं, लेकिन ये सूत्र तो कुछ और इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि शिक्षक सिर्फ पाठ्यक्रम को पहुंचाने वाला नहीं है, वो उस पाठ्यक्रम को अपनी कक्षा की सच्चाई के अनुसार ढालता है, उसे लागू करता है। इससे भी आगे बढ़कर शिक्षक एक तरह का शोधकर्ता भी है। वो लगातार देखता है कि उसकी कक्षा में क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कहाँ टकराए हैं। अच्छा। और फिर वो अपनी विधियों में बदलाव लाता है। वो अपनी कक्षा की प्रयोगशाला में कह लीजिए निरंतर प्रयोग करता रहता है। और एक और अहम भूमिका है गंभीर शिक्षा शास्त्री की। इसका मतलब है कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि वो शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम के पीछे छुपी मान्यताओं और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर भी विचार करता है। यानी वो सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा। नहीं, वो सोचता है कि क्या जो पढ़ाया जा रहा है वो सभी बच्चों के लिए सार्थक और समान है या नहीं। ये भूमिका शिक्षक को महज एक अनुदेशक से कहीं ऊपर ले जाती है। ये तो शिक्षक की भूमिका पर एक बिल्कुल नई रोशनी डालता है। लागू करने वाला, शोधकर्ता और विचारक भी। इसी से जुड़ा अगला सवाल आता है पाठ्यक्रम को अमल में लाने का।
जिसे क्रियान्वयन कहा गया है। ये सुनने में तो लगता है कि बस जो प्लान बना है उसे लागू कर दो, लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है, खासकर जब शिक्षक की भूमिका इतनी जटिल है? नहीं, ये प्रक्रिया दिखने में सीधी लग सकती है, पर है बहुत पेचीदा। क्रियान्वयन का मतलब सिर्फ एक बनी बनाई योजना को लागू कर देना भर नहीं है। असल में ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पाठ्यक्रम को स्कूल के विशिष्ट संदर्भ के हिसाब से लगातार ढालना पड़ता है। इसमें ध्यान रखना होता है कि स्कूल का माहौल कैसा है, शिक्षकों की अपनी समझ और कौशल क्या हैं, छात्रों की जरूरतें और पृष्ठभूमि क्या हैं, और कौन से संसाधन उपलब्ध हैं या जुटाए जा सकते हैं। ओबेल के विचारों ने जोर दिया कि छोटे बच्चों के लिए पाठ्यक्रम खेल पर आधारित होना चाहिए। यह दिखाता है कि एक शैक्षिक सोच कैसे क्रियान्वयन के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। क्या क्रियान्वयन के कुछ तयशुदा तरीके या मॉडल भी होते हैं जिनसे समझा जा सके कि ये होता कैसे है? हाँ, कुछ मॉडलों की चर्चा स्रोतों में की गई है। ये समझने में मदद करते हैं कि कोई नया विचार या बदलाव स्कूलों में फैलता कैसे है। एक मॉडल है सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। इसमें बदलाव ऊपर से थोपा नहीं जाता, बल्कि स्कूल के भीतर शिक्षकों, छात्रों और कभी-कभी समुदाय के बीच आपसी बातचीत, विचार विमर्श और सहयोग से धीरे-धीरे विकसित होता है। अच्छा, यानी सब मिलकर तय करते हैं? हाँ, और ये अक्सर ज्यादा टिकाऊ होता है क्योंकि इसे सब अपना महसूस करते हैं। एक और मॉडल है केंद्र परिधीय प्रतिमान, जिसमें कोई केंद्रीय संस्था जैसे कोई शिक्षा बोर्ड नया पाठ्यक्रम या तरीका विकसित करती है और फिर उसे स्कूलों तक पहुंचाती है। ये ज्यादा ऊपर से नीचे वाला तरीका है, टॉप डाउन अप्रोच जिसे कहते हैं। बिल्कुल। एक तीसरा स्थानांतरण केंद्र प्रतिमान भी है। ये मॉडल हमें ये समझने में मदद करते हैं कि स्कूलों में बदलाव कैसे आते हैं और उन्हें कैसे अपनाया जाता है। इन सभी तरीकों में ऐसा लगता है कि शिक्षक की भूमिका फिर से केंद्र में आ जाती है। क्रियान्वयन में वो क्या कर रहे होते हैं? देखिए, शिक्षक यहाँ महज निर्देशों का पालन करने वाला नहीं है, बल्कि वो एक योजनाकार, एक क्रियान्वयनकर्ता और एक मूल्यांकक, तीनों भूमिकाओं में सक्रिय है। वो कक्षा में सीखने के जीवंत और मायने रखने वाले अनुभव तैयार करता है। स्रोतों में इसके कई प्रेरणादायक उदाहरण हैं। हाँ, कुछ उदाहरण थे शायद। हाँ, जैसे मीना नाम की शिक्षिका का जिक्र है, जिसने गांव के स्कूल में दर्जी, किसान जैसे समुदाय के लोगों को कक्षा में बुलाया ताकि बच्चे किताबी ज्ञान को असल जिंदगी से जोड़ सकें। या श्रीमान टोप्पो, जिन्होंने गणित जैसे विषय को रटने की बजाय गतिविधियों के जरिए रोचक बना दिया। सुधा ने कहानियों का इस्तेमाल किया, तो मंजू ने स्थानीय बुनकरों को स्कूल में बुलाकर उनकी कला और ज्ञान को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। वाह! ये सब दिखाता है कि शिक्षक सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं करते, बल्कि उसे बच्चों के लिए प्रासंगिक और यादगार बनाते हैं। ये उदाहरण वाकई दिखाते हैं कि शिक्षक कितने रचनात्मक हो सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए समुदाय के लोगों को बुलाना, गतिविधियां करना, संसाधन कहाँ से आते हैं? क्या सब कुछ स्कूल या किताबों में ही होता है? नहीं, पाठ्यपुस्तकें और स्कूल के दूसरे संसाधन जरूरी हैं, पर अक्सर काफी नहीं होते। एक कल्पनाशील शिक्षक स्कूल की चारदीवारी के बाहर भी संसाधनों की तलाश करता है। समुदाय अपने आप में ज्ञान और कौशल का खजाना है। स्थानीय कारीगर, बुजुर्ग, पेशेवर लोग। सही बात है। आसपास का प्राकृतिक वातावरण, पेड़ पौधे, मिट्टी, पत्थर, विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के लिए बेहतरीन प्रयोगशाला बन सकता है। स्थानीय बाजार, पंचायत घर, डाकघर, ये सब सामाजिक विज्ञान की पाठों को जीवंत कर सकते हैं। एक उदाहरण प्रजापति शिक्षक का दिया गया है, जिन्होंने स्थानीय कुम्हारों के ज्ञान और उनकी मिट्टी का इस्तेमाल करके बच्चों को न सिर्फ बर्तन बनाना सिखाया, बल्कि उसके पीछे का विज्ञान और कला भी समझाई। यानी संसाधन हर तरफ है। बिल्कुल, बस उन्हें पहचानने और इस्तेमाल करने की वो रचनात्मक सोच चाहिए। और जब ये सब हो रहा है तो फिर आंकलन की बात आती है। क्या आंकलन क्रियान्वयन के बाद का चरण है, जैसे साल के अंत में परीक्षा? नहीं, ये सोच थोड़ी कह सकते हैं अधूरी है। आंकलन को क्रियान्वयन से अलग करके नहीं देखना चाहिए। ये साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। आंकलन का असली मकसद सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि बच्चे को कितना याद है, बल्कि ये समझना है कि वो सीख कैसे रहा है, उसे कहाँ मजा आ रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है। सीखने की प्रक्रिया को समझना। हाँ, ये जानकारी शिक्षक को अपनी पढ़ाने की रणनीति बदलने और हर बच्चे की जरूरत पूरी करने में मदद करती है। इसलिए आंकलन सिर्फ परीक्षा नहीं है, वो बातचीत हो सकती है, बच्चों के काम का अवलोकन हो सकता है, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कई तरीकों से लगातार चलने वाली प्रक्रिया जो सीखने सिखाने को बेहतर बनाने में मदद करे। तो हमने समझा कि पाठ्यक्रम सिर्फ कागज पर नहीं रहता, वो स्कूल के माहौल में जिया जाता है, सहभागिता, और उसे जमीनी हकीकत के हिसाब से लगातार ढाला जाता है, क्रियान्वयन। लेकिन इतने सारे चलते हुए पुर्जों को
शिक्षक, छात्र, संसाधन, गतिविधियां सही दिशा में कौन रखता है? यही शायद नेतृत्व की भूमिका आती है, जिसके बारे में आखिरी इकाई बात करती है। बिल्कुल सही। इतनी सारी गतिविधियों को एक सूत्र में पिरोने और एक दिशा देने के लिए पाठ्यक्रम नेतृत्व की जरूरत होती है। इसका मतलब है पाठ्यक्रम बनाने से लेकर उसे लागू करने और फिर उसके मूल्यांकन तक की पूरी प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना। और ये नेतृत्व सिर्फ स्कूल के मुखिया यानी प्रधानाचार्य का ही काम नहीं है। शिक्षक भी इसमें बहुत अहम नेतृत्व भूमिका निभा सकते हैं। अच्छा, शिक्षक भी? हाँ बिल्कुल। सबका लक्ष्य एक ही होता है, स्कूल में सीखने सिखाने के स्तर को लगातार बेहतर बनाना। जैसा कि फिडलर ने कहा है, ये नेतृत्व स्कूल को एक सीखने वाले संगठन के रूप में विकसित होने में मदद करता है। तो ये पाठ्यक्रम नेता, चाहे वो प्रधानाचार्य हो या शिक्षक, असल में करते क्या है? उनके मुख्य काम क्या होते हैं? पहला, स्कूल के लिए सीखने सिखाने का एक स्पष्ट नजरिया या विजन तैयार करना। हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, उन्हें कौन से कौशल और मूल्य देना चाहते हैं। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है वो अच्छी गुणवत्ता का है, मौजूदा समय के लिए प्रासंगिक है और बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है। तीसरा, शिक्षकों को इस काम में पूरी मदद देना, चाहे वो ट्रेनिंग हो, अच्छे संसाधन हो या उन्हें नए प्रयोग करने की आजादी और प्रोत्साहन देना हो। चौथा, सीखने सिखाने के लिए जरूरी चीजों जैसे समय, पैसा, सामग्री का सही प्रबंधन करना। और पांचवा, मूल्यांकन की ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे पता चले कि स्कूल अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहा है या नहीं और कहां सुधार की जरूरत है। आपने कहा कि शिक्षक भी नेता हो सकते हैं, तो प्रधानाचार्य और शिक्षक के नेतृत्व में क्या फर्क होता है? दोनों की भूमिकाएं अहम हैं, पर थोड़ी अलग तरह की हो सकती हैं। प्रधानाचार्य का नेतृत्व अक्सर पूरे स्कूल के स्तर पर होता है। वे नीतियां बनाते हैं, बड़े लक्ष्य तय करते हैं, संसाधनों का बंटवारा करते हैं और स्कूल में एक सकारात्मक और सहयोग का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है श्रीमती सीमा का, जिन्होंने शिक्षकों को कार्यशालाओं में जाने और नया सीखने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया। ये स्कूल व्यापी नेतृत्व का उदाहरण है। हाँ, ये तो बड़े स्तर पर हुआ। बिल्कुल। दूसरी तरफ शिक्षक का नेतृत्व ज्यादातर कक्षा के अंदर या अपने विषय के क्षेत्र में होता है। वो पढ़ाने के नए तरीके आजमाता है। अगर सफल होते हैं तो अपने अनुभव दूसरे साथियों से बांटता है। वो नए शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है, जैसा सुधा और राधा के उदाहरण में या श्रीमान मनोज के उदाहरण में बताया गया है। वो मिलकर पाठ्यक्रम सामग्री बनाने में मदद कर सकता है। यानी जमीनी स्तर पर के नेतृत्व जरूरी है। ये सब सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है, सहभागिता, क्रियान्वयन, नेतृत्व। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? क्या इसमें कोई चुनौतियां नहीं आती? चुनौतियां तो आती हैं और काफी बड़ी भी हो सकती हैं। सबसे आम चुनौती है समय और संसाधनों की कमी। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों पर पहले ही काम का बहुत बोझ होता है। ऐसे में पाठ्यक्रम पर गहराई से सोचने, नए प्रयोग करने या नेतृत्व करने के लिए अलग से समय और ऊर्जा निकालना मुश्किल होता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चुनौती है बदलाव का विरोध। कई बार शिक्षक, अभिभावक या समुदाय के लोग भी पारंपरिक तरीकों से इतने सहज हो जाते हैं कि किसी भी नए विचार या बदलाव को शंका से देखते हैं या अपनाने में हिचकिचाते हैं। तीसरी चुनौती है अलग अलग लोगों, छात्र, अभिभावक, प्रशासन, शिक्षा बोर्ड की अलग अलग उम्मीदों और जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना। संतुलन बनाना मुश्किल होता होगा। हाँ, और एक अहम बात, शिक्षकों को अक्सर नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए जरूरी ट्रेनिंग और समर्थन नहीं मिल पाता। कभी कभी स्कूल सुधार का बाहरी दबाव इतना होता है कि सतही बदलावों पर ही ध्यान रह जाता है, जबकि जरूरत गहरे और अंदरूनी बदलाव की होती है। इन चुनौतियों से जूझना भी प्रभावी नेतृत्व का ही हिस्सा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभरती है कि स्कूल महज एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक गतिशील तंत्र है। यहाँ पाठ्यक्रम कागज से उतरकर शिक्षकों और छात्रों के बीच जीवंत होता है। सहभागिता, क्रियान्वयन और नेतृत्व, ये तीनों धागे आपस में गुंथे हुए हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हैं। बिल्कुल सही कहा। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सबकी सक्रिय सहभागिता जरूरी है और इस सहभागिता और क्रियान्वयन को सार्थक दिशा देने के लिए सक्षम नेतृत्व चाहिए, चाहे वो ऊपर से आए या शिक्षकों के बीच से उभरे। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है शिक्षक, जिसकी भूमिका सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं, बल्कि वो एक योजनाकार, क्रियान्वयक, शोधकर्ता, विचारक और नेता भी है।
और हाँ, स्कूल का भौतिक स्थान, उसका माहौल, उसकी संस्कृति, ये सब उस जमीन की तरह है जिस पर पाठ्यक्रम का पौधा फलता फूलता है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा विद्यालय में पाठ्यचर्या, सहभागिता, क्रियान्वयन और नेतृत्व पर, जो इग्नू के स्रोतों पर आधारित थी। उम्मीद है इस बातचीत से ये समझने में मदद मिली होगी कि कैसे एक पाठ्यक्रम स्कूल के जीवन का हिस्सा बनता है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर शायद हमारे श्रोता विचार कर सकते हैं। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ज्ञान का स्वरूप बदल रहा है, जरूरतें बदल रही हैं। ऐसे में स्कूलों के भीतर पाठ्यक्रम से जुड़ी इन प्रक्रियाओं, सहभागिता, क्रियान्वयन, नेतृत्व को हम और ज्यादा लचीला, गतिशील और प्रासंगिक कैसे बना सकते हैं, ताकि बच्चे सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकें। इस दिशा में अपने स्तर पर कोई भी शिक्षक या स्कूल का नेता ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता है जिससे बदलाव की शुरुआत हो सके। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।